वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? तो आज हम लोग क्लास 2 में बात करेंगे, पिछले क्लास का पहले रिवीजन करके, और उसके बाद दोस्तों आज की सेकंड क्लास है उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सभी जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स से जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्लास में। आशा करता हूँ आप जिस भी राज्य से मुझे देख रहे होंगे, जहां से भी देख रहे होंगे, सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स की क्लास प्रभात सर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दूसरी क्लास है। आप पेन और कॉपी अपने साथ रखिए, ठीक है? तो एक बार हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक थोड़ी सी चीज बता दूं। आज देखिए, जहां से मैं क्लास ले रहा हूं जयपुर से, बारिश हो रही है और मौसम आप जानते हैं कि जब भी बारिश का होता है तो बिजली जा सकती है। तो दोस्तों इन केस अगर बिजली चली जाए तो क्लास आपकी ये उसी समय मतलब बंद हो जाएगी। तो ऐसे दिमाग में नहीं लाना है कि क्लास को क्या हुआ। अगर क्लास बंद हुई तो भी मैं जैसे ही लाइट आएगी आपकी क्लास लूंगा। बस इतना कॉपरेट आपको करना है, क्योंकि टेक्निकल है, पूरा लाइट के ऊपर चलता है। हालांकि भगवान से दुआ मैं यही करूंगा, प्रार्थना यही करूंगा कि लाइट ना जाए, क्लास पूरी हो। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ऐसा हो तो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच अब एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कई बार मान लो किसी दिन ऐसा हो, बहुत तेज बारिश है, बिजली नहीं हुई, तो उस दिन क्या होगा कि मैं क्लास तो उस दिन की उसी दिन डालूंगा। हो सकता है फिर मुझे उस दिन रिकॉर्ड करके डालनी पड़े। या मान लो एक जो रिजर्व डे अपना संडे है, उस दिन आपकी हॉलीडे होती है, बिकॉज संडे इज फंडे। ठीक है, लाइक कल संडे है तो कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास का भी मैंने आपको बताया, वीक में 5 डेज में क्लास लूंगा। सैटरडे को या तो क्लास होगी या फिर आपका पीवाईक्यू, या 7 दिन 5 दिन आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करा के, और दोस्तों मैं आपके टेस्ट लूंगा। ताकि देखो मेरा पर्पज केवल पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ आपका रिवीजन, ताकि आपको याद हो जाए। एकदम टिप पे होना चाहिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट उनको इकोनॉमिक्स एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों कल की क्लास का एक बार हम रिवीजन करते हैं। देखो कल की क्लास के अंदर हमने जो बात की थी, तो पहले दोस्तों मैंने आपको कल डिस्कस किया था इन यस्टरडे क्लास इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पेन कॉपी आप लोग ले लीजिए। एक हमने बात की थी इसका मीनिंग क्या है, और दूसरा दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन या इसका नेचर के ऊपर हमने बात की थी, टाइप्स। ठीक है, हम टाइप्स बोल सकते हैं या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स या क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं आशा करता हूं आपने एकदम क्लास को पढ़ा होगा और पढ़ के उसको पूरी तरह से दोस्तों याद भी किया होगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि भाई इकोनॉमिक्स जो होती है इसका मीनिंग क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, या समाज है, उसकी आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, द डिसिप्लिन दैट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। याद आ गया होगा सभी के? तो पहला तो क्या हो गया मीनिंग? पहला मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना क्या कहलाता है? तो इकोनॉमिक्स कहलाता है। दूसरा मैंने आपको एडम स्मिथ की परिभाषा बताई थी और उसमें कहा था ये क्या है। तो एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं, उन्होंने इसको क्या कहा था, वेल्थ ऑफ मतलब वेल्थ ऑफ साइंस जो पुस्तक है उसमें, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक जो पुस्तक है उसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या लिखा था, साइंस ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? तो ये धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स क्या है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। एडम स्मिथ जिनकी पुस्तक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। शॉर्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन ने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी एडम स्मिथ ने इसको कैसे डिफाइन किया है, यह धन का विज्ञान है। तो दो बात याद आ गई सभी के। पहली कि ये व्यक्ति और समाज की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उन आर्थिक गतिविधियों का एक क्रमबद्ध अध्ययन है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी। या इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। ठीक है, अब यहीं पे मैंने आपसे थोड़ा एडम स्मिथ पे बात किया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इनकी एक पुस्तक आई थी 1776 में, 1776 में, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें इन्होंने इसके बारे में पहली बार बात की, इसलिए इसको फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इकोनॉमिक्स की पहली पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने आपसे बात किया था कि
एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जैसे व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों के बारे में, यानी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है, एक्सचेंज, उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं इसके अंतर्गत नेशनल इनकम, ठीक, इसके अंतर्गत डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, गवर्नमेंट बजटिंग की बात होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव हो सकता है उसकी बात हो सकती है। इसके अलावा इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने याद करो लिखवाया था ऐसे, अंडर दिस दोज प्रिंसिपल्स आर डिस्कस विच कैन लीड टू द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, फिजिकल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, ब्ला ब्ला, ठीक है, इन अ कंट्री। तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। फिर दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है इसको दो भागों में बांटा, तो 1933 में नाम दिया था रेगनर फ्रिस। किन्होंने? रेगनर फ्रिस। तो रेगनर फ्रिस ने इसको दो भागों में बांटा। पहला कौन सा है, बोलिए फटाफट? माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा जो इसका डिवीजन किया रेगनर फ्रिस ने वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, अगर एक व्यक्ति या कंपनी की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए, कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लाइक प्रोडक्शन, ठीक है, लाइक कंजम्पशन, लाइक एक्सचेंज, लाइक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का हम स्टडी करें, जैसे कोई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, कि भाई वो क्या उत्पादन करती है, कितना उसका उपभोग है, कितना वो लेन देन कर रही है, कितना वो निवेश कर रही है, एक कंपनी का, एक व्यक्ति का। जैसे मेरे बारे में बात किया जाए कि मैं क्या उत्पादन कर रहा हूँ, कितनी सर्विस लोगों को बेच रहा हूँ, ठीक है, कंजम्पशन में कितना कर रहा हूँ, लाइक लाइट का कर रहा हूँ, पानी का कर रहा हूँ, ठीक है, और कई चीजों का कंजम्पशन कंपनी कर रही है मेरी। एक्सचेंज, आप मुझसे कोर्स खरीद रहे हैं और मैं आपको सेवा बेच रहा हूं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट, तो मैंने यहाँ पे जैसे स्टूडियो सेटअप और बाकी चीजों में जो हमारी टीम है उसने इन्वेस्टमेंट किया है और आप लोगों ने भी निवेश किया, आप पैसे दे रहे हैं 499, उसके बदले आपको ये कोर्स मिल रहा है। तो ये एक व्यक्ति का अगर स्टडी किया जाए, एक व्यक्ति के स्तर पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों का अगर स्टडी हो, तो ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है? मैक्रो नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, इसको मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्राइस थ्योरी। क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत। तो इसमें व्यक्तिगत स्तर पे, अंडर दिस देयर इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस एट द माइक्रो लेवल और एट द इंडिविजुअल लेवल। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर इसके अंतर्गत तीन जो मुख्य घटक होते हैं उनकी बात होती है, जैसे प्राइस थ्योरी की, दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी की, और तीसरा प्रोडक्टिव बिहेवियर थ्योरी। तो पहला जो था वो मैंने आपको बताया था प्राइस थ्योरी, की कोई भी वस्तु और सेवा जब बनाई जाती है तो ये तय होता है कि भाई कीमत तय करते वक्त हम ये ध्यान में रखते हैं कि उपभोक्ता संतुष्टि में रहे, यानी कंज्यूमर को भी फायदा रहे, उसको ये नहीं लगना चाहिए बहुत महंगी है, और जो बनाने वाला है उसको भी ये लगे कि भाई मुझे ठीक ठाक फायदा है, मुझे नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस थ्योरी। उसके बाद दूसरा जो होता है कंज्यूमर बिहेवियर। अंडर दिस कंज्यूमर बिहेवियर इट इज स्टडीज दैट हाउ a consumer meet his various need in his फिक्स्ड इनकम एंड फिक्स प्राइस। कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई कंज्यूमर है, तो उसकी एक फिक्स तो आय होती है और कीमतें भी फिक्स होती है, तो अपनी विभिन्न विभिन्न जरूरतों को वो कैसे पूरा करता है एक निश्चित आय और एक निश्चित व्यय, मतलब कीमत के अंदर, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। और तीसरा दोस्तों हमने इसमें बात की थी प्रोडक्टिव बिहेवियर थ्योरी,
कि जब भी कोई वस्तु और सेवा बनाई जाती है तो जो प्रोड्यूसर है वो कैसे डिसाइड करता है कि कोई भी वस्तु और सेवा है उसकी कीमत कितनी हो, कितना वो उत्पादन करे ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा मूल्य प्राप्त हो सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके और उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सके। तो जब भी ये बात करते हैं उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी उत्पादक या कंपनी जो है ये देखा जाता है कि वो कैसे डिसीजन लेता है, कैसे निर्णय करना है कि उसको कौन सी वस्तु और सेवा का तो उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ताकि वो जो निश्चित कीमत है बाजार में उस कीमत पर बेचे तो भी उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और ज्यादा उसका उत्पादन हो। ठीक है, लेकिन इतना डिटेल इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि जो नेट जीआरएफ करते हैं, कॉलेज लेक्चरर की, फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी करते हैं, वहां पे ये पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरे बाद में हमने ये माइक्रो मतलब ये तो हो गया व्यष्टि, फिर दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में दोस्तों हमने बात की थी कि जब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उत्पादन, उपभोग या विनिमय, निवेश, ठीक है, ये पूरे समुदाय या देश या बहुत सारी कंपनी या एक राज्य या पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ लार्ज एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी ऑन अ ब्रॉड लेवल कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया, तो समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं का व्यापक स्तर पे अध्ययन होता है। तो इसमें क्या क्या है इसके घटक, तो आपको याद करो, नेशनल इनकम बताया था, एम्प्लॉयमेंट रोजगार बताया था, बेरोजगारी बताया था, पॉवर्टी बताया था, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग पे बात हुई थी। ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपको बात किया था कि भाई जैसे फिस्कल पॉलिसी है किसी देश की, मुद्रास्फीति है किसी देश की, किसी देश का ट्रेड पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट बजट हो गया, एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, मनी एंड सप्लाई हो गया, ये जितनी भी चीज है इनको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो घटक है वो कौन कौन से हो गए, लाइक राष्ट्रीय आय हो गया, तो राष्ट्रीय आय किसी व्यक्ति की नहीं होती है, नेशनल इनकम दोस्तों किसी पूरे के पूरे देश की होती है, होल कंट्री है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का बजट है, तो गवर्नमेंट बजट केवल सरकार अपने लिए नहीं, पूरे देश की जरूरत है, शिक्षा के लिए कितना होगा, स्वास्थ्य पर कितना खर्च होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन में कितना जाएगा, रेलवे के लिए कितना, रोड के लिए कितना, गरीबी उन्मूलन के लिए कितना, तो बजट जो है वो पूरा लेवल पे है। या राजकोषीय नीति सरकार की, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की, इन्फ्लेशन या रिसेशन की बातचीत हो गई, एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो गई, या फिर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी हो गई, मनी एंड सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन, ये शेयर मार्केट, ये जितने भी जो चीजें हैं ये सब दोस्तों हम किस में पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इतना ही लास्ट वाली क्लास में दोस्तों हमने बात की थी कि जहां पे व्यक्तिगत स्तर पे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए, एक व्यक्ति या एक बाजार या एक कंपनी के स्तर पे, तो वो किस में आएगा, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और यदि पूरे देश के स्तर पे, ठीक है, बड़े स्तर पे, लार्ज स्केल पे इन आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए, यानी देश, राज्य, विश्व के स्तर पे, तो दोस्तों उसको कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब दोस्तों हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे, तो आज आप हेडिंग दीजिए, आज की हेडिंग है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर। तो हेडिंग दीजिए इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो हेडिंग आज का लिखिए डेट डाल के, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। पिछली क्लास में मैंने जो बात की थी वो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात की थी कि इकोनॉमिक्स के तहत हम क्या करते हैं,
उन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जो किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक्स जो है ये क्या है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है। ठीक है, और जबकि ये जो इकोनॉमी है ये इसका क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ये क्या है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। तो जो अर्थशास्त्र है इसमें दोस्तों हम अर्थशास्त्र का, जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, अर्थशास्त्र के, एक बार समझेंगे, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, इन सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग, इसमें क्या करते हैं, इन सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का व्यावहारिक पहलू होती है। इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमी अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पहलू होती है। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत तो हम किसका अध्ययन करते हैं, तो सामान्यतः इसके अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। दैट इज अंडर इकोनॉमिक्स वी जनरली स्टडी इट्स वेरियस प्रिंसिपल्स या वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जबकि हम लोग इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, उन सिद्धांतों का, जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत है उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। लाइक एग्जांपल से समझिए, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के क्या सिद्धांत हैं ये दोस्तों हम कहां पढ़ेंगे, तो ये दोस्तों हम पढ़ेंगे कहां पे, इकोनॉमिक्स में। बजट क्या होता है, बजट के सिद्धांत क्या होते हैं, ये दोस्तों हम कहां पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में। बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग के क्या सिद्धांत है, बैंकिंग किस सिद्धांत पे काम करता है, ये हम कहां पढ़ेंगे, इन इकोनॉमिक्स। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हम कहां पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। व्हाट इज एक्सचेंज रेट, व्हाट आर द थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी जो अर्थ एक्सचेंज रेट होती है वो क्या होती है, एक्सचेंज रेट का सिद्धांत क्या होता है, ये हम कहां पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। बिकॉज ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है। अब राष्ट्रीय आय क्या है, कहां पढ़ेंगे, इधर। लेकिन किसी देश की राष्ट्रीय आय कैसे होती है, कैसे काम करती है, उसका प्रैक्टिकल किधर है। तो जैसे भारत की राष्ट्रीय आय वो कहां पढ़ेंगे, इकोनॉमी में। भारत सरकार का बजट वो कहां पढ़ेंगे, इकोनॉमी में। बजट इधर पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है। और भारत सरकार का बजट है वो कहां पे आ जाएगा, इकोनॉमी में। फिर बैंकिंग के थ्योरीज कहां पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। भारत का बैंकिंग सिस्टम कहां पढ़ेंगे, इकोनॉमी में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, वो कहां पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। और भारत का भुगतान संतुलन, भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो दोस्तों कहां पढ़ेंगे, इकोनॉमी में। तो इतना समझ में आ गया होगा आपके कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी किसी भी देश की, किसी देश में अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पहलू होती है। जबकि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। लाइक जैसे डिमांड का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ बजट, थ्योरी ऑफ टैक्सेस, थ्योरी ऑफ ट्रेड, थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। These are studied in economics and its implementation, its practical aspect study in economy। क्लियर हो गया सभी के। तो फर्स्टली लिखिए आप लोग, लिखिए ऐसे, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, हेडिंग दीजिए और अब लिखना शुरू कीजिए। पहला लिखिए इसमें लाइन, फर्स्ट लिखें, फर्स्ट इसमें लिखिए। हाँ लिखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी,
अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पहलू होती है। पहले आपने क्या लिखा? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पहलू होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए इंग्लिश में, इकोनॉमी इकोनॉमी is the practical aspects economy is the practical aspect economy is the practical aspect of economics economy is the practical aspect of economics अर्थव्यवस्था इकोनॉमी अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पहलू होती है। पेरा चेंज करके लिखें, दैट इज अर्थात पेरा चेंज करके लिखें, दैट इज अर्थात दैट इज अर्थात अर्थशास्त्र अंडर इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र अंडर इकोनॉमिक्स। स्पीड में मान के चल रहा हूं, आराम से लिख पा रहे होंगे, छूट तो नहीं रहा है, कमेंट करके बता देना। 3-4 बार में इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। अर्थात दैट इज अंडर इकोनॉमिक्स वी जनरली स्टडी इट्स वेरियस प्रिंसिपल्स अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इसके विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इसके विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। दैट इज अंडर इकोनॉमिक्स वी जनरली स्टडी इट्स वेरियस प्रिंसिपल्स सचेज जैसे पेरा चेंज करके लिखें, सचेज जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, जैसे मांग का सिद्धांत, आपूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बजटिंग, बजट के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड, व्यापार के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड, व्यापार के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम एटसेट्रा, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम एटसेट्रा। जैसे हिंदी में थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बजटिंग, बजट का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बजटिंग, बजट का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड, व्यापार का सिद्धांत, व्यापार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट विनिमय दर का सिद्धांत, विनिमय दर प्रणाली 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 का सिद्धांत,
थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, और लिख सकते हैं थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, करों का सिद्धांत इत्यादि। थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, करों का सिद्धांत इत्यादि। तो अब देखो मैंने आपको क्या समझाया दोस्तों, अभी मैंने प्रारंभ किया कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो अभी आपने क्या क्या समझा है? आपने ये समझा कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र जो होता है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? थ्योरीज पढ़ते हैं। किसकी थ्योरी? तो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम कि भाई डिमांड का थ्योरी क्या है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। आपूर्ति का थ्योरी क्या है, प्राइस थ्योरी क्या है, नेशनल इनकम का थ्योरी क्या है, ठीक है, बजट का थ्योरी क्या है, टैक्स का थ्योरी क्या है, एक्सचेंज रेट का थ्योरी क्या होता है, बजट का थ्योरी क्या होता है, बैंकिंग का थ्योरी क्या होता है, सप्लाई का थ्योरी क्या होता है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? अंडर इकोनॉमिक्स। ठीक है, जबकि जो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का व्यावहारिक पहलू है। यानी आपने मांग का सिद्धांत पढ़ लिया, अब वो मांग का सिद्धांत प्रैक्टिकल में कैसे काम करता है। आपने सप्लाई का सिद्धांत पढ़ा, सप्लाई का सिद्धांत प्रैक्टिकल में व्यवहार में उसका इस्तेमाल कैसे होता है। आपने राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पढ़े, पीगू का, फिशर का, मार्शल का, साइमन कुजनेट्स का, वो किसी देश की राष्ट्रीय आय पर कैसे लागू होता है। ठीक है, फिर आपने विभिन्न प्रकार के बजट के सिद्धांत पढ़े, तो बजट जैसे मान लीजिए टोकन, उसमें जैसे बजट है, सांकेतिक बजट होता है, लाइन आइटम बजट है, परफॉर्मेंस बजट है, जीरो बेस बजट है, जेंडर बजट है, वेरियस टाइप्स ऑफ बजट है। अब कौन सा बजट किस देश के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है उसको प्रैक्टिकल अप्रोच कौन देता है? दैट इज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी इज व्हाट? इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी। ठीक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए यदि हम उन आर्थिक सिद्धांतों का, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का इस्तेमाल करें, तो दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है? फिर इसको इकोनॉमिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इकोनॉमी कहा जाता है। तो मैंने आपको क्या लिखवाया कि भाई देखो, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पहलू होती है, अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ विभिन्न प्रकार के ये सिद्धांत बताए, डिमांड का सिद्धांत, ठीक है, मांग का सिद्धांत, आपूर्ति का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, बजटिंग का सिद्धांत, फिर ट्रेड व्यापार का सिद्धांत, एक्सचेंज रेट का सिद्धांत, टैक्स का सिद्धांत, फिर पैरा चेंज करके लिखे तो वही, ठीक है, पैरा चेंज करके लिखिए तो वही, वाइल, तो वही, आगे पैरा चेंज करके लिखे, पैरा चेंज करके लिखे तो वही, अर्थव्यवस्था, वाइल, तो वही, वाइल अंडर इकोनॉमी, वाइल अंडर इकोनॉमी, तो वही अर्थव्यवस्था के तहत, तो वही अर्थव्यवस्था के तहत किसी देश, किसी देश, किसी देश, वाइल अंडर इकोनॉमी, वाइल अंडर इकोनॉमी, these principles are implemented, these principles are implemented, these principles are implemented, तो वही अर्थव्यवस्था के तहत किसी देश की, किसी देश की अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु, किसी देश की अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु इन सिद्धांतों, इन सिद्धांतों का अभ्यास, इन सिद्धांतों का अभ्यास, तो वही अर्थव्यवस्था के तहत किसी देश की अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु इन सिद्धांतों का अभ्यास या व्यावहारिक, या व्यावहारिक रूप में उपयोग किया जाता है।
का उपयोग किया जाता है। while under economy these principles are implemented or used these principles are implemented or used in practice of in practice of in practice of the operation of the economy of a country. While under economy these principles are implemented or used in practice for the operation of the economy of a country. अब देखो, आपको दोनों की तुलना करके मैंने बताई। पहले मैंने आपको क्या कहा, एक तरफ थ्योरीज है। क्या है? थ्योरीज। थ्योरीज बोले तो जैसे डिमांड का सिद्धांत, नेशनल इनकम का सिद्धांत, बजट का सिद्धांत, टैक्स के सिद्धांत। ठीक है, उन सिद्धांतों को हम कहाँ पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में। यानी विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्री होते हैं और वो बैठे बैठे कुछ सिद्धांत गढ़ देते हैं। उन्होंने नाम दे दिया, जैसे लेफर कर्व पढ़ लिया, तो लेफर कर्व कहाँ पढ़ेंगे? वो लेफर कर्व हम पढ़ेंगे कहाँ पे? इकोनॉमिक्स में। फिलिप्स कर्व कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में। अब उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? तो लेफर कर्व जैसे कहता है कि भाई टैक्स रेट ज्यादा होगी तो टैक्स कलेक्शन घटेगा, तो अब उसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ हो गया? इकोनॉमी में कि भाई टैक्स रेट कम रखो, बहुत ज्यादा मत रखो। ठीक है, फिर फिलिप्स कर्व बताता है कि भाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, वो कहता है इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और इन्फ्लेशन अगर कम होगी यानी रिसेशन आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये एक थ्योरी दे दी किसी अर्थशास्त्री ने। ठीक है, फिलिप्स महोदय ने। अब उसका इस्तेमाल किसी देश की अर्थव्यवस्था में हो रहा है, तो वो क्या हो गया? इंप्लीमेंटेशन हो गया ना उसका। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है किसी देश की, कंट्री के लिए इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का। तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? हम इकोनॉमी कहते हैं। आशा करता हूं अब एकदम डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये मेरे हाथ में है विभिन्न थ्योरीज। देखो, ये डिमांड का सिद्धांत है, ये सप्लाई का सिद्धांत है, ये बजट का दिख रहा है क्या? ठीक है, ये बजट का सिद्धांत है, ये टैक्स का सिद्धांत। और इन सिद्धांतों को इस देश भारत की इकोनॉमी चलाने के लिए अगर हम इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, तो उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इकोनॉमी कहा जाता है। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर ए कंट्री, उसको हम क्या कह देंगे? इकोनॉमी कह देंगे। तो क्लास सभी के एकदम क्लियर हो रहा है ना बेटा? क्लास विष्णु, आपको कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए थंब, अगर आपको एकदम क्लियर हो रहा है तो आप थंब कर दीजिए। और यदि दोस्तों किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो तुरंत आप अपना कमेंट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, तो मैं क्लियर कर लूंगा तुरंत ही। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया अर्थव्यवस्था क्या होती है, सॉरी, अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि ये जो इकोनॉमी होती है इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसकी परिभाषा को मैं आपको समझाऊंगा। तो अब आपको हेडिंग देना है अर्थव्यवस्था की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की परिभाषा। ठीक है, अभी तो हमने तुलना कर ली, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अब दोनों की परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो मतलब अर्थव्यवस्था की परिभाषा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है। तो पहले इसको एक बार समझना है, उसके बाद में हम लिखेंगे। पहले एक बार इसको समझिए जरा। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक वस्तु, इकोनॉमिक गुड्स। एक बार हिंदी में समझिए, आर्थिक वस्तु एवं सेवा। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक वस्तु एवं सेवा के साथ आर्थिक गतिविधियों के संचालन से है, जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई, प्रत्येक आर्थिक इकाई
जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई अपने आर्थिक हितों को पूरा करती है, पूरा करती है। फिर से समझिए, व्हाट इज इकोनॉमी? तो मैंने आपको बताया, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ, आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं के संपन्न होने से है, आर्थिक क्रियाओं के संपन्न होने से है, जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करती है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई, यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों की जगह और से बेहतर शब्द अगर मान लो मैं बताना चाहूं आपको, तो आप आर्थिक क्रियाओं कह सकते हैं। यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से आपको समझना है कि भाई व्हाट इज इकोनॉमी। तो पहला आपने यहां लिखा हुआ इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस। ठीक, और दूसरा फिर आपने लिखा हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके बाद में लिखा हुआ है इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट्स। और तीसरा दोस्तों इसमें लिखा हुआ है आर्थिक हित, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये परिभाषा क्या है तो इसको ध्यान से समझिए। तो इसका यहां आपकी परिभाषा हो गई कि अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ, आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं के संपन्न होने से है, जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करती है। देखो दो तीन बार इसको बोलो, अपने आप याद हो जाएगा डेफिनेशन, उसके बाद इसको मैं समझाऊंगा। तो अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इकोनॉमी रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विथ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज इन विच ईच यूनिट या ईच एंटिटी of economy tries to maximize its economic interest. Again, economy is what? Economy refers to the completion of economic activity with economic goods and services in which each entity या each unit try to maximize its economic interests. अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं का संपन्न होना, जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में एक शब्द मैंने आपको बताया आर्थिक वस्तु और सेवा, दूसरा मैंने बात की आर्थिक क्रियाएं, तीसरा मैंने बात किया आर्थिक इकाई, और चौथा बोला आर्थिक हित। ठीक है, और परिभाषा मैंने डिस्कस की कि इकोनॉमी में, इकोनॉमी से तात्पर्य क्या है? तो अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं का संपन्न होना, जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करती है। बोलो याद हुआ कि नहीं? ठीक है, अब संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी किसी विशेष क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन, उपभोग, विनिमय आदि का अध्ययन करना है। तो पहले तो दोस्तों इनको थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला शब्द आपका है इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, इसका क्या मीनिंग है? तो देखो, अगर मान लो मैं आपके घर पे आऊं, कभी आप बुलाएं, आपका चयन हो और आपसे मिलने आऊं, आपने मुझे चाय ऑफर किया, नाश्ता वगैरह करवाया, लेकिन पैसा नहीं लिया मेरे से। ठीक है, जैसे मैं आपसे पैसे लेके पढ़ा रहा हूं, वैसे आपने पैसा नहीं लिया। तो मैं आपके घर पे आया, आपने मुझे चाय और नाश्ता ऑफर किया, फ्री में सर्विस दी, वो सेवा है। वो क्या है? वो सेवा है। अब मान लीजिए मैं आपके घर पे आया और आपने कहा सर आपने भी 499 रुपए लिए थे ना, तो हम भी आपसे चाय के 10 रुपए लेंगे। तो यदि आपने चाय के 10 रुपए लिए तो सेवा तो दी, लेकिन कैसी सेवा दी? आर्थिक सेवा। यानी कोई भी वस्तु और सेवा यदि फ्री में दी जाए तो वो वस्तु या सेवा है, और यदि कोई भी वस्तु और सेवा पैसों में दी जाए
तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो आर्थिक वस्तु या आर्थिक सेवा का मतलब क्या हो गया, वह वस्तु और सेवा जिसकी कोई कीमत हो, जिसकी कीमत अदा की जाए, जिसकी कीमत अदा की जाए, क्या किया जाए, जिसका प्राइस पे किया जाए। एनी गुड्स और सर्विसेज, कोई भी वस्तु और सेवा जिसका हम क्या करेंगे, पेमेंट देंगे। जैसे होता है ना धर्मशाला, इनमें लंगर लगते हैं, तो धर्मशाला आदि में जो भी फ्री में भोजन कराया जाता है या कोई फ्री में मान लीजिए कोई सेवा दे रहा है, तो वो क्या है, वो ओनली सर्विस है। या कोई फ्री में वस्तु बांट रहा है, कपड़े दे रहा है, चप्पल दे रहा है, या कोई भी वस्तु दे रहा है, तो वो केवल वस्तु है। और यदि वो पैसे ले रहा है तो वो दोस्तों फिर क्या आता है, इकोनॉमिक गुड्स और सर्विस। तो इकोनॉमी के अंतर्गत वस्तु और सेवा का अध्ययन नहीं होता है, इसमें होता है आर्थिक वस्तु और आर्थिक सेवाओं का। एक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाएगा ना, फिर इकोनॉमी का एकदम डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो इसमें शब्द है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चार होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन, किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना, क्या करना, प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी दोस्तों जो होती है वो है कंजम्पशन, क्या होता है, उपभोग होता है। पहला हो गया उत्पादन, दूसरी आर्थिक गतिविधि क्या होती है, कंजम्पशन। तीसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है दोस्तों वो क्या है, तो तीसरी होती है एक्सचेंज, लेन देन, एक्सचेंज। और चौथी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, चौथी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो देर आर फोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एनी इकोनॉमी। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकंड इज कंजम्पशन, थर्ड इज एक्सचेंज, फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में ये चार तरह की आर्थिक गतिविधियां होती है। उत्पादन करना, यानी कोई, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो क्या उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। कोई किसान है वो गेहूं बो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, गेहूं का उत्पादन हो रहा है। कोई कपड़े सील रहा है तो कपड़े का उत्पादन हो रहा है, शर्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। कोई कार बना रहा है तो कार का उत्पादन हो रहा है। कोई मान लीजिए चाय बना रहा है तो चाय का उत्पादन हो रहा है। कोई मान लीजिए जैसे बस चला रहा है तो ट्रेवल सर्विसेज का उत्पादन कर रहा है। कोई मूवी बना रहा है तो वो भी क्या है, सर्विस का उत्पादन कर रहा है। फिर कंजम्पशन, उपभोग करना, ठीक है। तो उपभोग कौन करता है, परिवार, व्यक्ति, किसी वस्तु को खरीद के उसका क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। अब जब कोई व्यक्ति उत्पादन कर रहा है तो वो पैसा, तकनीक, ये निवेश करता है। और जब कोई व्यक्ति कंजम्पशन करता है तो वस्तु और सेवा खरीदने के लिए वो पैसा निवेश करता है। जैसे आप सेवा खरीद रहे हैं ना यहाँ, तो आप मुझे टाइम भी दोगे, आपका 1.5-2 महीना लगेगा पढ़ने में, और साथ ही साथ दोस्तों आपने मुझे क्या दिया है, पैसा भी दिया, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में। 5 दिन 6 दिन डेमो क्लास होगी, उसके बाद वही बच्चे देख पाएंगे जो पैसा दे के पढ़ रहे हैं। तो आपके और हमारे बीच क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। मैंने आपको सर्विस दी, आपने मुझे उसके बदले क्या दिया, पेमेंट दिया। तो ये क्या हो गई, आर्थिक सेवा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो आप 1.5 महीना 2 महीना निवेश करोगे, और तब एक तो आपने पैसा निवेश किया और दूसरा वक्त निवेश किया। और मैंने भी क्या किया, मैं अपना वक्त निवेश कर रहा हूं, और साथ ही साथ जो इंफ्रा मैंने क्रिएट किया है आपकी क्लास के लिए, वो सारा भी मेरा निवेश है। तो अगर आर्थिक वस्तु और सेवा के साथ आर्थिक क्रियाएं संपन्न हो, जिसमें प्रत्येक इकाई अपने आर्थिक हितों का अधिकतम करने का प्रयास करे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब दोस्तों किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो कौन कौन सी यूनिट करती है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 यूनिट होती है, ठीक है। एक तो होता है व्यक्ति, भारत में व्यक्ति को कंसीडर न करके हम क्या करते हैं, परिवार, ठीक है, इंडिविजुअल या फिर फैमिली या कंज्यूमर, ठीक है, उपभोक्ता हम लोग इसको कह सकते हैं। दूसरा कोई होता है उद्यम, एंटरप्रेन्योर, क्या होता है, उद्यम, एंटरप्रेन्योर। और तीसरा यूनिट होता है सरकार। तीसरा यूनिट क्या होता है, सरकार। तीसरा यूनिट क्या होता है, गवर्नमेंट। तो अब देखो परिभाषा क्या हो गई, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ, आर्थिक वस्तु का मतलब कोई भी वस्तु जिसकी हम कीमत पे करें,
आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं का संपन्न होना, मतलब उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, इन सब का होना, जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई, मतलब कोई कंज्यूमर, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई गवर्नमेंट अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करे। तो आर्थिक हित जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो इस परिवार का तो क्या होगा, तो परिवार का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा, परिवार का जो आर्थिक हित होगा, वो क्या होगा दोस्तों, तो परिवार चाहता है कि मेरी उपयोगिता बनी रहे, यूटिलिटी। परिवार क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, मेरी उपयोगिता, मतलब मुझे कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी युक्त वस्तु और सेवा मिले। कोई कंज्यूमर क्या सोचता है, मुझे कम कीमत पे मिले और ज्यादा गुणवत्ता युक्त मिले, लो प्राइस हाई क्वालिटी। यही एक इंडिविजुअल, आप क्या चाह रहे हैं कि प्राइस 1 लाख रुपए रख दूं, कोई नहीं आएगा, कुछ लोग आएंगे। तो आप चाहते हैं कि प्राइस तो कम हो, ठीक है, साथ ही साथ क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। एक कंज्यूमर के दृष्टिकोण से जब भी आप देखोगे, तो व्यक्ति या परिवार या कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, वो चाहता है कि मुझे लो प्राइस में हाई क्वालिटी वाली गुड्स मिले। अब ये उद्यम क्या सोचता है, इसका इंटरेस्ट किसमें है, तो इसका इंटरेस्ट है प्रॉफिट। इसका इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट, लाभ कमाना। क्या होता है, लाभ कमाना। कोई भी कंपनी जो होती है, कोई उद्यमी जो होता है, कोई एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या चाहता है, मुझे मैक्सिमम लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। जैसे रिलायंस वाला क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। जियो क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। सिद्धार्थ एडिटेक क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। देखिए प्रैक्टिकल बात करते हैं, इसमें ये सेवा भाव वगैरह तो सब छुपा ही हुआ है, ठीक है। इवन कोई चाहे सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी उद्यम है, एंटरप्रेन्योर है, वो काम इसलिए करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तुम भी जब अपना कोई, मान लीजिए नौकरी लगने के बाद जो सरकारी उद्यम है उसको चलाओगे, तो सरकार तुमसे यही अपेक्षा करती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। बीएसएनएल किस लिए है, लाभ कमाने के लिए, रेलवे लाभ कमाने के लिए, हालांकि वहां सेवा भाव भी आ जाता है। महारत्ना कंपनी जितनी भी है लाभ कमाने के लिए है, रिलायंस लाभ कमाने के लिए। तो उद्यम क्या चाहता है, प्रॉफिट हो। और गवर्नमेंट क्या चाहती है दोस्तों, सरकार क्या चाहती है, ये चाहती है वेलफेयर। क्या चाहती है, लोक कल्याण, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर। सरकार क्या चाहती है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, जितनी भी आर्थिक गतिविधि हो, उनमें ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इसको समराइज कर रहा हूं मैं। आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं का संपन्न होना, जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करना चाहती है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर हुआ क्या। फिर मैंने आपको एक एक चीज को डिफाइन किया कि ये इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। तो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जिसका प्राइस या कीमत अदा किया जाए। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ये दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड यूनिट कितनी है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में दोस्तों 3 यूनिट होती है, कंज्यूमर, और फिर दूसरा एंटरप्रेन्योर, तीसरा गवर्नमेंट, उपभोक्ता यानी व्यक्ति या परिवार, और दूसरा दोस्तों इसके अंतर्गत आता है उद्यम, एंटरप्रेन्योर, और तीसरा है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन तीनों को हम मानते हैं ये क्या है, आर्थिक इकाई है। और फिर आर्थिक हित क्या है, तो परिवार का आर्थिक हित है उपयोगिता, कम कीमत पे ज्यादा गुणवत्ता युक्त वस्तु मुझे मिले। और उद्यम का क्या है, तो उद्यम क्या चाहता है, उद्यम चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और सरकार क्या चाहती है, कल्याण हो, वेलफेयर हो, ठीक है। सरकार क्या चाहती है, वेलफेयर हो, कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो अब एक बार लिखिए इसको, परिभाषा को लिखिए, फिर इसको आप आगे ड्रॉ करना। पहले परिभाषा लिखिए, लिखिए, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, इकोनॉमी रेफर्स टू द, इकोनॉमी रेफर्स टू द completion of, completion of economic activities, economy refers to the completion of economic activities। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ, आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं के संपन्न होने से है, आर्थिक क्रियाओं के संपन्न होने से है।
आर्थिक क्रियाओं के संपन्न होने से है। इकोनॉमी रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज with economic goods and services with economic goods and services with economic goods and services in which in which in which जिसमें प्रत्येक इकाई in which each unit या each entity जिसमें प्रत्येक इकाई मतलब उपभोक्ता, कंज्यूमर, एंटरप्रेन्योर उद्यम एंड गवर्नमेंट, जिसमें प्रत्येक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करती है। जिसमें प्रत्येक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करती है। इन विच ईच यूनिट इन ब्रैकेट कंज्यूमर, एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट क्लोज द ब्रैकेट tries to maximize its economic interests जिसमें प्रत्येक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करती है। तो देखो, अब मैंने आपको अर्थव्यवस्था की परिभाषा इसी तरह से समझाया था कि इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमी refers to the completion of economic activities बोले तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट with economic goods and services in which each unit like consumer, entrepreneur and government tries to maximize its interests, utilization, profit maximization and welfare। इसी को क्या कहा जाता है? इकोनॉमी कहा जाता है। और हिंदी में आपने लिखा, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं का संपन्न होना, जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करती है, इसी को इकोनॉमी कहा जाता है। अब दोस्तों, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, 1 मिनट आपके पास, कंप्लीट कीजिए इसको। ऊपर लिख दीजिए डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, देन इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, हिंदी में आर्थिक वस्तु और सेवा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रियाओं, फिर एरो देके इकोनॉमिक यूनिट्स आर्थिक इकाई, फिर चौथा इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स आर्थिक हित, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स आर्थिक हित। फिर इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक गुड्स किसको कहेंगे? जिसका भी प्राइस पे किया जाए, कीमत अदा किया जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, उत्पादन, उपभोग, फिर निवेश, विनिमय और निवेश। और इकोनॉमिक यूनिट कंज्यूमर, एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट एंड आर्थिक हित में, इंटरेस्ट में तो उपयोगिता, यूटिलिटी, प्रॉफिट एंड वेलफेयर। ठीक है, नोट कीजिए, 1 मिनट आपके पास। नोट कर लो। कोई डाउट हो तो आप पूछते भी जाइए, कमेंट करते रहिए। आपके दोस्त कोई और भी पढ़ना चाहें तो आप उनको भी दोस्तों क्लास के लिए बता सकते हैं। ये आपकी मतलब आपसे गुजारिश है मेरी, अगर कोई भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का ए से जेड पढ़ना चाहता है बेसिक से, तो आप बता सकते हैं। बहुत सस्ता कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, और उसका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। आई थिंक लिख लिया होगा सभी ने। अब पेरा चेंज करके लिखिए, फटाफट लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों पेरा चेंज करके लिखें, संक्षेप में पेरा चेंज करके लिखें, इन शॉर्ट पेरा चेंज करके फटाफट लिखें। संक्षेप में कहा जा सकता है
कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधियों, एक बार हिंदी वाले फिर इंग्लिश में बोलता हूं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधियों, और आर्थिक गतिविधियों मतलब, तो यहां पे मैंने आपको बताया उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजम्पशन, विनिमय या लेन देन, इंग्लिश में एक्सचेंज, निवेश, इन्वेस्टमेंट, ई है यहां पे, इन्वेस्टमेंट आदि, इन्वेस्टमेंट आदि का अध्ययन करना, कि अर्थशास्त्र है। आदि का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधियों, प्रोडक्शन, उपभोग, विनिमय, निवेश, वितरण, ट्रेड आदि का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र नहीं, सॉरी, यहाँ पे अर्थव्यवस्था, एक्सट्रीमली सॉरी, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र तो हमने पढ़ लिया था, अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए इन शॉर्ट, इन शॉर्ट इट कैन बी सेड, in short it can be said that the study of the economic activities, in short it can be said that study of the economic activities like production, consumption, like production, consumption, exchange, investment, exchange, investment, distribution, trade, etc., like production, consumption, exchange, investment, distribution, trade, etc., of a particular region is an economy. Of a particular region is an economy. तो इकोनॉमी का अब आपके अर्थ एकदम दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए। देखो मैंने इकोनॉमी को पहले डिफाइन कैसे किया, तो आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना, जिसमें प्रत्येक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करती है। इकोनॉमी रेफर्स टू द completion of economic activities with economic goods and services in which each unit tries to maximize its economic interests। ठीक है, और यहां पे मैंने आपको यह भी एक्सप्लेन कर दिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, जिसका हम क्या पे करें, प्राइस पे करें, जिसकी कीमत अदा की जाए। आर्थिक क्रियाओं से क्या तात्पर्य है, तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक यूनिट्स इज व्हाट, तो इसमें कंज्यूमर, एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट क्या है, तो परिवार क्या चाहता है, यूटिलिटी, लो प्राइस हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। गवर्नमेंट क्या चाहता है, मैक्सिमम वेलफेयर चाहता है। ठीक है, एंड फिर मैंने आपको कहा इन शॉर्ट, संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधियों यानी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, लेन देन आदि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आदि का अध्ययन करना ही दोस्तों इकोनॉमी कहलाता है।
क्लियर हुआ सभी के? आपने लिख भी लिया होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैंने लिखवा भी दिया है। तो ये याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे इकोनॉमी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही इकोनॉमी है। यानी जैसे भारत में क्या उत्पादन हो रहा है, क्या लेन देन हो रहा है, किन का ट्रेड होता है, क्या वितरण हो रहा है, ठीक है, कहाँ निवेश हो रहा है, इन सब का अध्ययन करना ही इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। In short, it can be said that the study of the economic activities like production, consumption, exchange, investment, distribution, trade, banking, these economic activities of a particular country or region is an economy। इतना क्लियर हुआ? फिर दोस्तों देखो, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी शब्द को तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि इसके साथ किसी देश का नाम जोड़ दे, देश का नाम ना जोड़ दे, ठीक है। द वर्ड इकोनॉमी इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट अंटिल वी एड इट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री। लाइक भारतीय इकोनॉमी जैसे ही कहेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल। अमेरिकन इकोनॉमी जैसे ही बोलेंगे तो क्या आएगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। या मान लीजिए जैसे आप नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी। चाइना की बात करेंगे तो दिमाग में आएगा कि हाँ यार, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म वहां पाया जाता है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि इसके साथ किसी देश का नाम ना जोड़ दिया जाए। जैसे रूसी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था, साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, ठीक है। इकोनॉमिक्स नहीं होता है, इकोनॉमिक्स के साथ वो इंडिविजुअल है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है, भारत की इकोनॉमिक्स अलग नहीं होगी, इकोनॉमिक्स पूरे दुनिया में एक जैसी ही होती है। इकोनॉमिक्स के थ्योरी अलग अलग देशों से आते हैं पर वो पूरे दुनिया में लागू होंगे, ठीक है। लेकिन अर्थव्यवस्था वो हर देश में बदल जाती है, क्योंकि मान लो एक सिद्धांत है बैंकिंग का, भारत में हो सकता है थोड़ा चेंज हो, अमेरिका में हो सकता है थोड़ा अलग हो। मान लीजिए जैसे डिमांड का सिद्धांत है, भारत में अलग हो सकता है, चीन में अलग हो सकता है, अमेरिका में अलग हो सकता है, ठीक है। नेशनल इनकम का सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत तो सब जगह रहेगा, बट नेशनल इनकम भारत में अलग तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, चाइना में अलग तरीके से कर सकते हैं। कोई जीडीपी के आधार पे कर सकता है, कोई जीएनपी के आधार पे कर सकता है, कोई एनएनपी के आधार पे कर सकता है। तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर मान लीजिए बजट है, तो बजट में कोई जीरो बजटिंग कर सकता है, कोई मान लीजिए लाइन आइटम कर सकता है, कोई आउटकम कर सकता है, कोई परफॉर्मेंस बजट कर सकता है, ठीक। तो हर देश में अलग अलग तरीके से अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। इसलिए अर्थव्यवस्था को तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि अर्थव्यवस्था के पहले किसी देश का नाम ना जोड़ दिया जाए। तो पेरा चेंज करके लिखिए, पेरा चेंज करके लिखिए, लिखिए अर्थव्यवस्था, हिंदी वाले एक बार लिख लीजिए, पेरा चेंज करके लिखिए अर्थव्यवस्था शब्द, अर्थव्यवस्था शब्द तब तक अधूरा माना जाता है, अधूरा माना जाता है। अर्थव्यवस्था शब्द तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि माना जाता है जब तक कि इसे किसी देश, जब तक कि इसे किसी देश के संदर्भ में ना जोड़े। अर्थव्यवस्था शब्द तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि इसे किसी देश के संदर्भ में ना जोड़े। इंग्लिश वाले लिखे, द वर्ड इकोनॉमी इज, द वर्ड इकोनॉमी इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट, द वर्ड, द वर्ड इकोनॉमी इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट until we add it, until we add it to the context of a country, until we add it to the context
ऑफ अ कंट्री। अर्थव्यवस्था शब्द तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि इसे किसी देश के संदर्भ में, किसी देश के संदर्भ में ना जोड़े। जैसे 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 सचेज, जैसे सचेज, जैसे, अब देखिए पैरा चेंज करके लिखें। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, एक बार समझना है, बाद में हम लिखेंगे, या अमेरिकी अर्थव्यवस्था, या चीन की अर्थव्यवस्था। ये तीन शब्द मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं। पहला लिखा इंडियन इकोनॉमी, सेकंड लिखा अमेरिकन इकोनॉमी, एंड थर्ड लिखा अपन ने चाइनीज इकोनॉमी। तो तीन शब्द आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ये तीन शब्द आएंगे तो आपके दिमाग में इधर तो क्या आएगा, इंडियन इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जैसे ही अमेरिकी शब्द दिखाई दिया, तो अमेरिकी शब्द दिखाई देते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, कैपिटलिस्ट। यहाँ पे क्या आएगा, तो अमेरिकन जैसे ही इकोनॉमी आएगा तो अमेरिका कैसा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका कैसा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जैसे ही मान लो दोस्तों चाइनीज या रशियन या नॉर्थ कोरियन, क्यूबा, ठीक है, वेनेजुएला, इनकी बात करेंगे तो ये कैसे दिखाई देते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये आपको कैसा दिखाई देंगे, तो जैसे इनकी बात करेंगे तो ये दोस्तों हमें तुरंत पता चल जाए, अच्छा अमेरिकन तो कैपिटलिस्ट, इंडियन मिक्स्ड, चाइनीज तो क्या लगेगा कि ये क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ये क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी समाजवादी या साम्यवादी। ठीक है, तो ये हमें देश के जैसे ही कॉन्टेक्स्ट में हम जोड़ेंगे तो हमें ये पता चल जाता है। क्लियर हुआ सभी के। तो अब पैरा चेंज करके लिखिए, पैरा चेंज करके लिखें, मतलब मैंने आपको क्या समझाया, अर्थव्यवस्था शब्द तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि किसी देश के संदर्भ में इसे ना जोड़ा जाए, देश के संदर्भ में इसे ना जोड़ा जाए। ठीक है, तो हमें विभिन्न प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले चूंकि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा देश है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। तो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहते ही हमारे दिमाग में क्या था, अच्छा ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या, जहां सरकारी कंपनी भी होंगी, प्राइवेट कंपनी भी होंगी। ठीक है, तो जैसे सरकारी कॉलेज भी है भारत में, प्राइवेट कॉलेज भी है, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन भी है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी है, बीएसएनएल भी है, जियो भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, एम्स भी है, तो प्राइवेट धीरूभाई अंबानी कोकिला बेल या फोर्टिस या अपोलो अपोलो स्पेक्ट्रा, इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। या मान लीजिए बात करें तो एयरलाइन की बात करें, हालांकि एयरलाइन तो पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन ही हो गया भारत में। तो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था के दिमाग में क्या आएगा, ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, मतलब यहाँ प्राइवेट और सरकारी कंपनियां दोनों साथ में होंगी। और जैसे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था, यूके की अर्थव्यवस्था, फ्रांस अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, सिंगापुर की अर्थव्यवस्था, इटली की अर्थव्यवस्था, जर्मन इकोनॉमी, ये शब्द जैसे आएंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। मतलब यहाँ उत्पादन जो भी हो रहा है वो ज्यादातर प्राइवेट कंपनी करती है। कौन करती है, प्राइवेट कंपनी करती है। और जैसे ही दोस्तों आपके दिमाग में रशियन आएगा, चाइनीज आएगा, नॉर्थ कोरिया आएगा, क्यूबा आएगा, बोलीविया आएगा, क्या नाम है, आपके दिमाग में मान लीजिए जैसे ही जो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले देश हैं वो जैसे ही नाम आएंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ जो भी वस्तु है उनका उत्पादन कौन करती है, तो सरकार करती है। कौन करती है, सरकार करती है। हालांकि देखो चाइनीज इकोनॉमी की बात करें तो चाइना ने 1970 में ही उत्पादन के मामले में प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। तो चाइना एक ऐसा देश है जो पॉलिटिकली तो क्या है, कम्युनलिस्ट है,
साम्यवादी देश। लेकिन इकोनॉमिकली वो धीरे धीरे किधर जा रहे हैं, तो प्राइवेट भी कर रहे हैं, वहां भी मिक्स्ड मॉडल है एक तरह से। तो ये चीज है, तो पैरा चेंज करके लिखिए। आपने ये लिख लिया ना, अर्थव्यवस्था शब्द तब तक अधूरा होता है जब तक इसे किसी देश के संदर्भ में ना जोड़े। द वर्ड इकोनॉमी इज कंसिडरेड इनकम्प्लीट अंटिल वी एड इट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री। आगे लिखिए पैरा चेंज करके, एज सुन एज वी से इंडियन इकोनॉमी, एज सुन एज वी से इंडियन इकोनॉमी, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहते ही हमें, भारतीय अर्थव्यवस्था कहते ही हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित, मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों का ध्यान आता है। एज सुन एज वी से इंडियन इकोनॉमी, वी से इंडियन इकोनॉमी, we come to the attention, we come to the attention of economic activities, we come to the attention of economic activities related to a mixed economy, related to a mixed economy, related to a mixed economy। अमेरिकी या ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कहते ही, अमेरिकी या ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कहते ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, द अमेरिकन एंड ब्रिटिश इकोनॉमी, द अमेरिकन एंड ब्रिटिश इकोनॉमी इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वहीं वेर एज चीनी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, चीनी शुगर वाला नहीं है, चाइनीज इकोनॉमी, चीनी अर्थव्यवस्था से समाजवादी अर्थव्यवस्था का बोध होता है। वेरेज द चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी इज सोशलिस्ट, चाइनीज, रशियन, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला आर सोशलिस्ट कंट्री। वेरेज द रशियन, चाइनीज, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला इकोनॉमी इज सोशलिस्ट। इतना सबके क्लियर हुआ? तो अब एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट दोस्तों। अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो, मेरा टारगेट केवल पढ़ाना नहीं है या बिठाना है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि हर बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है वो नौकरी लगना चाहिए। जिस कोर्स आपने जो लिया है ना, वो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान को इंप्लीमेंट इस तरह से करें कि आपका रिजल्ट बढ़िया आए, आपको नौकरी मिले। ठीक है, भले ही आप कोई भी जॉब के लिए फिर बाद में आप तैयारी करें। तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले तो क्या पढ़ा कि भैया इकोनॉमिक्स ये क्या है। तो मैंने आपको कहा कि ये देखो, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, यानी जैसे प्रोडक्शन, जैसे कंजम्पशन, जैसे एक्सचेंज, जैसे इन्वेस्टमेंट, इन सब का सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना। क्या करना? क्रमबद्ध अध्ययन करना। इन सब का क्या करना? क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना, क्रमबद्ध अध्ययन। ये क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरा मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ मनी, ये धन का विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र एक्चुअल क्या है? तो अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं? किसी देश का फिस्कल पॉलिसी हो गया, डिमांड सप्लाई हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन जहां किया जाता है जिस शास्त्र में, वो इकोनॉमिक्स है। फिर दोस्तों हमने बात की कि इकोनॉमिक्स का टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का है।
तो यहाँ पे हमने दो प्रकार सिखाए आपको। पहला कौन सा? माइक्रो। दूसरा कौन सा? मैक्रो। याद हो गया होगा, अब तो 3-4 बार मैं बोल चुका हूं। तो माइक्रो मतलब एक व्यक्ति या एक कंपनी, एक व्यक्ति या एक कंपनी या एक मार्केट, कोई भी छोटा एक मार्केट है, उसकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना। एक व्यक्ति, एक कंपनी या एक बाजार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए, मतलब सूक्ष्म लेवल पे अगर तुम स्टडी कर रही हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, तो उसको कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं उसको? व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यदि इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन लार्ज स्केल पे हो रहा है, देश के, राज्य के, पूरे क्षेत्र के बड़े स्तर पे अगर कर रहे हो, तो उसको फिर क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे इसको? समष्टि अर्थशास्त्र। इसको क्या बोलेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे दोस्तों? समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें जैसे राष्ट्रीय आय इधर आएगा या उधर जाएगा, तो नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, फिर पॉवर्टी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, देश की जितनी भी कंपनी उनका स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एग्रीकल्चर मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मतलब तुम्हारा जो सिलेबस है ना, इसमें जितने टॉपिक हैं वो लगभग लगभग मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है। क्लियर हो गया? फिर मैंने आपको ये समझाया कि एक टर्म है इकोनॉमिक्स, हिंदी में अर्थशास्त्र, और दूसरा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। क्या? अर्थव्यवस्था। इनमें अंतर क्या है? तो दोस्तों मैंने अंतर आपको क्या समझाया कि इधर हम थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। इधर क्या पढ़ते हैं? तो इधर हम पढ़ते हैं जो सिद्धांत होते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इधर? विभिन्न प्रकार के जितने भी सिद्धांत हैं, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों हम पढ़ते हैं थ्योरीज के बारे में, ठीक है। यहां हम पढ़ते हैं सिद्धांतों के बारे में, थ्योरी के बारे में। और इधर हम क्या पढ़ते हैं? इन सिद्धांतों का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। यहां पे क्या पढ़ते हैं? तो यहां पे हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन थ्योरीज का हम लोग यहां पे देखते हैं कि भाई जो भी सिद्धांत, चाहे डिमांड का सिद्धांत हो, नेशनल इनकम का सिद्धांत हो, बजट बैंकिंग का सिद्धांत हो, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का सिद्धांत हो, टैक्स का थ्योरी हो, इधर तो हम पढ़ेंगे सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत के बारे में। तो इकोनॉमिक्स डील विथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी डील विथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज थ्योरी। अर्थव्यवस्था किससे संबंध रखता है? इन सिद्धांतों का व्यावहारिक इस्तेमाल किसी भी राष्ट्र के लिए जब हम इनका व्यावहारिक इस्तेमाल करते हैं, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो मैंने आपको समझाया था अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पहलू होती है। इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। That is, under economics we generally studies its various principles like theory of demand, theory of national income, theory of taxation, theory of budget, theory of banking, theory of trade, ठीक है। ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। वेरियस या वाइल अंडर इकोनॉमी दीज प्रिंसिपल बोले तो इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं, these principles are implemented or used in practice of the operation of the economy of a country। यानी इन सिद्धांतों का अगर किसी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए, किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक संचालन हेतु उपयोग किया जाए, अभ्यास किया जाए, तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? फिर इकोनॉमी की परिभाषा क्या है? तो इकोनॉमी की परिभाषा मैंने आपको दोस्तों समझाया था। तो इकोनॉमी की परिभाषा में मैंने आपको, याद करो, ये चार्ट बनाया था इस तरह से, याद आ गया होगा सभी के। तो इकोनॉमी में मैंने सिखाया कि इकोनॉमी से तात्पर्य आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं का संपन्न होना, जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करती है।
याद आ रहा है सभी के? इकोनॉमी रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विथ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज in which each unit of economy tries to maximize its economic interest। ठीक है। और दूसरा अर्थ मैंने आपको बताया था इन शॉर्ट, संक्षेप में मैंने आपको यह भी कहा था कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो आर्थिक गतिविधियां होती है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र विशेष की आर्थिक क्रियाओं का, यानी उपभोग का, उत्पादन का, निवेश का, वितरण का, व्यापार का अध्ययन करना ही तो अर्थशास्त्र है, ठीक, अर्थव्यवस्था है। तो इट कैन बी सेड दैट स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज एन इकोनॉमी। ये मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। अब फिर मैंने आपको कहा कि भाई बताओ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज किसको कहते हैं? तो जिसकी, मतलब ये आर्थिक शब्द लग रहा है ना किसी भी वस्तु के पहले, इसका मतलब उसका आपने प्राइस दिया है, कीमत दिया है। तो जैसे मैं फ्री में पढ़ाता एकदम ही, जैसे यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ा रहा हूं, जो भी टॉपिक वहां में डालता हूं वो तो है सेवा, और यहां मैं आपसे पैसे लेके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फ्री की चीजों की वैल्यू कोई नहीं करता, भले 1 रुपया ही लो, फिर आप 1 रुपया लगा मेरा, तो वैल्यू करोगे। और अगर मैं कहता ना कि प्रभात सर द्वारा इकोनॉमिक्स फ्री में पढ़ाई जाएगी, तो बच्चों को क्या लगता? अच्छा सर आजकल लगता ठाले बैठे हैं तो ऐसे ही पढ़ा वही कोई टीचर होगा। लेकिन अगर मान लो कोई 1 लाख रुपया लेना, तो लोगों को लगेगा यार बहुत बड़ा टीचर, क्या पता इससे बाहर आए ही नहीं, है कि नहीं? तो कहने का मतलब दोस्तों, कोई भी वस्तु और सेवा का अगर आप प्राइस पे करते हैं तो वो है इकोनॉमिक गुड्स और सर्विस, और यदि वो आपको फ्री में मिल रही है तो वो केवल सेवा है या गुड्स है? क्या है? गुड्स है या सेवा है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है? देखो शुरुआत में एकदम धीरे धीरे चल रहा हूं, बच्चों की तरह स्पून फीडिंग करा रहा हूं अभी आपकी, बाद में दौड़ाऊंगा अभी आपको, है ना। तो प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन, कंजम्पशन उपभोग, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर किसी भी अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है, यूनिट्स क्या है? तो पहला होता है दोस्तों इसमें कंज्यूमर, सेकंड होता है एंटरप्रेन्योर, थर्ड होता है गवर्नमेंट। देयर आर ओनली 3 यूनिट्स इन एनी इकोनॉमी, लाइक अमेरिका की, रसिया, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था हो, उसमें 3 यूनिट होते हैं, कंज्यूमर, एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। और इनके इंटरेस्ट क्या है? तो कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है यूटिलिटी, कि भैया मुझे कम कीमत पे ज्यादा से ज्यादा वस्तु मिले, लो प्राइस, हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज अवेल हो। एंड एंटरप्रेन्योर, व्यापारी क्या चाहता है, उद्यमी क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट, मैं जो भी बेचूं फायदा ही फायदा ही फायदा हो, ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक। और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि देख भाई तेरा भी फायदा हो, इसका भी फायदा हो, यानी वेलफेयर चाहती है। सरकार क्या चाहती है? कल्याण चाहती है। सरकार कभी ये नहीं चाहती कि व्यापारी को घाटा हो, कंज्यूमर को फायदा हो। अगर ऐसा हुआ तो व्यापारी छोड़ छाड़ के भाग जाएगा तो देश डब्बा बैठ जाएगा ना। तो दोनों का कल्याण होगा तो अपने आप ही वेलफेयर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कहा कि इकोनॉमी शब्द तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि इसके साथ किसी देश का नाम ना जोड़ दिया जाए, जब तक कि इसके साथ किसी देश का नाम ना जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको कहा कि ऐसा क्यों? तो देखो ये जो शब्द होता है इकोनॉमी, इसके साथ हम किसी भी देश का नाम क्यों जोड़ते हैं? तो वो इसलिए जोड़ते हैं दोस्तों ताकि हमें ये पता चल सके कि ये किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो 3 प्रकार की जैसे मेजर इकोनॉमी होती है, या तो वो समाजवादी होगी, या तो वो पूंजीवादी होगी, या तो वो फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। तो समाजवादी में अलग तरह से आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, पूंजीवाद में अलग तरह से होता है, और मिश्रित में अलग तरह से होता है। तो द वर्ड इकोनॉमी इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट अंटिल वी एड इट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री। ये जब तक अधूरा है तब तक इकोनॉमी शब्द किसी देश के साथ ना जोड़ दिया जाए। जैसे यहाँ पे देखो मैंने आपको ये बताया ना कि एक शब्द है भारतीय अर्थव्यवस्था, एक शब्द है अमेरिकी अर्थव्यवस्था, एक शब्द है चीनी अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आते ही तुम्हारे दिमाग में ये आ गया ना, ओहो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी जैसे ही आएगा तो वी कम टू द अटेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी हमारे दिमाग में आएगा क्या? यहाँ सरकारी कंपनी भी होगी, प्राइवेट भी होगी। और अगर मैं आपको बोलता रशियन इकोनॉमी, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आता ना सर सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी ज्यादा है, प्राइवेट या तो नहीं है या बहुत कम है।
नाम मात्र की हो सकती है, अदरवाइज सारा जितनी भी पूंजी है वो सब सरकार के पास है। नॉर्थ कोरिया सरकार के पास है, चाइना सरकार ज्यादातर, ठीक है। और अगर मान लीजिए अमेरिका, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान ये सब नाम आते तो आप क्या कहते, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर हमें ये जानना पड़ेगा ना कि सर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। और सर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सर ये जो कम्युनिस्ट शब्द आया ये क्या होता है, ठीक है। जो साम्यवादी शब्द आया ये क्या होता है, इनको हम आगे देखेंगे। तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मतलब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, देखो सारा खेल इनका है। ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं, कौन कौन सी, तो आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको क्या बताया, या तो प्रोडक्शन, या तो कंजम्पशन, या तो एक्सचेंज, या तो ट्रेड, या तो इन्वेस्टमेंट। अगर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्नमेंट करे तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और यदि इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सरकार के स्थान पे प्राइवेट कंपनी या मार्केट करे, बाजार गवर्नमेंट के द्वारा ना किया जाए, तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और यदि गवर्नमेंट कंपनी भी हो और मार्केट प्राइवेट कंपनी भी करे तो तुम कहोगे सर मिश्रित है, ठीक है। तो द कंडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी, देयरफॉर वी शुड आल्सो नो द different types of economics, and economics have been classified into three parts on the basis of government ownership of economic activities, objective and resources like capitalist economy, socialist economy, mixed economy, ठीक है। तो दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का संचालन अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है, अतः हमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो प्रकार हैं उनको भी जानना चाहिए, और आर्थिक क्रियाओं का संचालन करना, उनका उद्देश्य और जो संसाधन है उन पर सरकार का कितना स्वामित्व है, इसके आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में दोस्तों हम अगली क्लास में यानी मंडे को पढ़ेंगे। टुमारो इज संडे एंड संडे इज फन डे, सो हैव फन। फिर अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी हमारा अगला टॉपिक रहेगा पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सी यू, गुड नाइट।